जो भी बच्चे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल मेल की तैयारी कर रहे हैं, और शाम को प्यारे बच्चों रिमाइंडर डेली सेट कर लेना, माइंड के अंदर भी, और अलार्म भी सेट कर लेना। रात को डेली हम 8 से 9 बजे का जो सेशन है जिसमें हरियाणा जीके के बेहतरीन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस किया करेंगे, यहाँ पर आप लोगों को पहुँच जाना है। ठीक है, तो धीरे धीरे बच्चे जुड़ते चले जाएंगे, और बेहतरीन क्वेश्चन आपको जो एग्जाम पैटर्न के ऊपर मैं करवाऊंगा वो सारे के सारे क्वेश्चन वो होंगे जो आपके अंदर एक नया सुधार लेके आएंगे। यूट्यूब का एक ट्रेंड है कि वही बेसिक क्वेश्चन यहाँ करवाए जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। हाँ, जेबी क्लासेज यूट्यूब चैनल के ऊपर जितने भी आपको लाइव सेशन मिलेंगे वहाँ पर ज़बरदस्त कंटेंट आप लोगों तक प्रोवाइड करवाया जाएगा। जिस प्रकार से पेड बैच के अंदर ज़बरदस्त कंटेंट देते हैं, सेम पैटर्न यहाँ पर भी रहेगा। ठीक है, एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, और सेशन को एक बार सारे के सारे बच्चे लाइक करके आइएगा, शेयर करके आइएगा। और उसके बाद प्यारे बच्चों ये धाकड़ सा सेशन हम स्टार्ट करते हैं, और डेली 8 बजे बिना बोले आप जेबी क्लासेज यूट्यूब चैनल के ऊपर आ जाना। और जिन बच्चों ने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि जब मैं लाइव आऊँगा उसी समय प्यारे बच्चों आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ज्यादा देरी ना करते हुए सबसे पहला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों वो हम डिस्कस करेंगे कि निम्नलिखित में से वो कौन सा अभिलेख है 12 खड़ी की लिखाई का जो प्राचीनतम प्रमाण है। ऑप्शन ए है धुन से प्राप्त अभिलेख। मेरे प्यारे बच्चों ये धुन नहीं है, ध्यान रखेंगे, इसे हम शुद्ध बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अशुद्ध बोलेंगे। तो ये क्या होगा सर? ये शुद्ध होगा, शुद्ध। और शुद्ध नामक जो जगह है मेरे बच्चों वो कहाँ है सर? यमुनानगर के अंदर है, यमुनानगर के अंदर है शुद्ध नामक जगह। ऑप्शन बी है सिरसा से प्राप्त अभिलेख, ऑप्शन सी हांसी से प्राप्त अभिलेख। इनमें से कोई नहीं। अभिलेख तो आप सभी जानते होंगे, पत्थरों के ऊपर खुदाई करके लिख दिए गए मन के भाव क्या कहलाते हैं? अभिलेख कहलाते हैं। पहले राजाओं के पास प्यारे बच्चों आज के टाइम के जैसे पेन और कॉपी नहीं हुआ करती थी, लेकिन उनका मन भी करता था कि अपने विचारों को कहीं ना कहीं लिखें, तो बच्चों वो अपने विचारों को पत्थरों के ऊपर खुदाई करके लिख दिया करते थे। उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? अभिलेख बोलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों आपके पास कॉपी पेन होते हुए भी आप बेंच के ऊपर, दीवार के ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर अभिलेख छाप डालते हो। ठीक है, हाँ, तो हम बात करेंगे कि 12 खड़े की लिखाई का प्राचीनतम प्रमाण वाला अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो अभिलेख प्राप्त हुआ है ये सुध नामक स्थान यमुनानगर से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन जो ए होगा मेरे बच्चों वो क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यदि हम बात करें हांसी से किसका अभिलेख प्राप्त हुआ है, तो आपको हांसी से भी पता होना चाहिए, और हांसी से मेरे बच्चों पृथ्वीराज द्वितीय का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। पृथ्वीराज द्वितीय की हम बात कर रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान की बात नहीं कर रहे। पृथ्वीराज चौहान जो थे वो थर्ड थे मेरे प्यारे बच्चों। कौन थे वो? थर्ड थे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वो बात कर रहे हैं पृथ्वीराज द्वितीय की। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ चुका है। यदि हम इस शुद्ध की बात करें तो आपको शुद्ध के बारे में एक और बात पता होनी चाहिए कि ये जो शुद्ध नामक स्थान यमुनानगर है यहाँ पर एक बौद्धकालीन स्तूप भी है। एक बौद्धकालीन क्या है मेरे बच्चों? स्तूप भी है। ठीक है, यहीं पर यमुनानगर के अंदर एक और स्तूप है जिसका नाम है चनेटी का स्तूप। चनेटी गांव है, और चनेटी गांव के अंदर बना हुआ एक स्तूप जो एक अर्ध गोलाकार आकृति में बना हुआ है, यही चनेटी का स्तूप बच्चों अपने हरियाणा की सबसे पुरानी धार्मिक इमारत है। आपसे पूछेगा कि हरियाणा की सबसे पुरानी धार्मिक इमारत कौन सी है, तो आपको बोलना है चनेटी का स्तूप। हरियाणा की ये सबसे पुरानी कैसी इमारत है मेरे बच्चों? सर ये एक धार्मिक इमारत है, धार्मिक इमारत है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों वो है कि कहां की नगर पालिका ने प्रस्ताव पारित कर प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का बहिष्कार किया था। ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी रोहतक, ऑप्शन सी रेवाड़ी, ऑप्शन डी गुड़गांव। जल्दी से आंसर दीजिएगा। और जितने भी बच्चे, बिल्कुल मार्कर मैंने डार्क कर लिया है, मार्कर को प्यारे बच्चों मैंने थोड़ा सा बढ़ा भी दिया है ना, बिल्कुल इसका जो
साइज है वो थोड़ा सा लिखा नहीं जा रहा था, मैंने देख लिया था और मैंने ये भी समझ लिया था कि आप लोग कमेंट करेंगे, पक्का करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट तो आप लोग मेरे ही हो, ठीक है। चलिएगा, एक बार सारे के सारे सेशन को जरूर शेयर करके आइएगा, लाइक करके आइएगा, और डेली प्यारे बच्चों जेबी क्लासेस पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बेहतरीन कंटेंट हरियाणा जीके का मैं आकर यहाँ पर लाइव फेस टू फेस करवाया करूंगा, ठीक है। बिल्कुल। तो कहाँ की नगर पालिका ने प्रस्ताव पारित कर प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का बहिष्कार किया था? सर ऑप्शन जो बी होगा वो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। वो रोहतक की नगर पालिका थी जिसने एक प्रस्ताव पारित करके प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन को लेकर मेरे बच्चों विरोध जताया था, उसका बहिष्कार किया था, ये आपको पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में सोलर नामक कठोर चिक्का मिट्टी पाई जाती है? मेरे प्यारे बच्चों, ये कठोर चिक्का मिट्टी होती है सोलर, और सोलर नामक जो कठोर चिक्का है वो कहाँ पाई जाती है? थानेसर के अंदर, गुरुग्राम के अंदर, कैथल के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर। ये जो भारी मिट्टी होती है सोलर नामक कठोर चिक्का, आपको ध्यान रखना है बरसाती नदियों के किनारे पाई जाती है। तो पहले इसकी पहचान आपको पता होनी चाहिए, ये कौन सी नदियों के किनारे? जो मौसमी नदियां होती हैं, बरसाती नदियां होती हैं, तो बरसाती नदियों के किनारे पाए जाने वाली ये भारी मिट्टी होती है मेरे प्यारे बच्चों, पाई जाने वाली मिट्टी। और ये जो सोलर नामक कठोर चिक्का है ये पाई जाती है थानेसर के अंदर। ऑप्शन ए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। थानेसर के साथ साथ बच्चों ये फतेहाबाद के अंदर भी पाई जाती है। वो फतेहाबाद जिसे आप क्या बोलते हो? हरियाणा की पिंक सिटी बोलते हो, हरियाणा की उदयनगरी बोलते हो। 1352 ईस्वी के अंदर फिरोज शाह तुगलक ने अपने पुत्र फतेह के नाम पर प्यारे बच्चों इस क्षेत्र को आबाद कर दिया था, इसीलिए कहलाता है फतेहाबाद। इसी में एक और मिट्टी आपको ध्यान रखना है, लोह युक्त चिक्का मिट्टी। बच्चों जिस चिक्का मिट्टी के अंदर लोहे की मात्रा ज्यादा होगी उसे बोल देंगे डाकर। क्या बोल देंगे? डाकर मिट्टी। और ये जो डाकर मिट्टी है मेरे बच्चों ये पाई जाती है कहाँ? जगाधरी के अंदर। कहाँ पर? जगाधरी। जगाधरी कहाँ है सर? यमुनानगर के अंदर है। यमुनानगर जगाधरी एक दूसरे के अंदर बिल्कुल घुसे हुए शहर हैं, पता ही नहीं चलता कब जगाधरी खत्म हो चुका, यमुनानगर शुरू हो चुका। इसीलिए मेरे बच्चों इन दोनों शहरों को हरियाणा की जुड़वा नगरी भी बोलते हैं, हरियाणा की जुड़वा नगरी भी बोलते हैं। इस जगाधरी के अंदर एक रेल वर्कशॉप भी है जिसे हम प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप बोलते हैं, जिसकी स्थापना की गई थी 1952 के अंदर। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां क्या होगा सर? ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा में कहां पर स्थित है? रोहतक, हिसार, पंचकुला, जींद। रोहतक, हिसार, पंचकुला, जींद। जल्दी से आंसर दीजिएगा बच्चों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म, आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी इस क्वेश्चन को उड़ा दोगे मेरे को विश्वास है। और मेरे बच्चों सबसे पहले आपको ये भी बताना है कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो ये जो एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म है इसको हम क्या बोल सकते हैं सर? इसको हम कैटल फार्म भी बोल सकते हैं। कौन सा फार्म? कैटल फार्म। और मेरे बच्चों इस कैटल फार्म की जो स्थापना है वो 1809 ईस्वी में की गई थी। 1809 ईस्वी में ऊंटों को खड़ा करने के लिए यहाँ पर एक जगह बनाई गई थी जिसे बोलेंगे द कैमल स्टड। क्या बोलेंगे? द कैमल स्टड। द कैमल स्टड के नाम से ऊंटों के रखने के लिए एक जगह निर्धारित की थी एक अंग्रेज ने, जिसका नाम था जेम्स लम्सडेन। क्या था? जेम्स लम्सडेन। तो जेम्स लम्सडेन ने सबसे पहले यहाँ पर द कैमल स्टड के नाम से प्यारे बच्चों इसकी स्थापना की थी। बाद में इस कैमल स्टड का नाम हटाकर इसका क्या कर दिया जाता है? ऑर्डिनेंस कैटल फार्म नाम रख दिया जाता है। ऑर्डिनेंस कैटल फार्म के नाम से फिर प्यारे बच्चों इसको प्रसिद्धि मिलती है और आज इसे हम कैटल फार्म या पशु फार्म के नाम से ही जानते हैं। मेरे बच्चों ये सबसे पहले 1809 के अंदर हिसार में स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, है ना। हिसार के बारे में आपको और बात क्या ध्यान रखनी है? और बात पशुपालन में ये ध्यान रखनी है कि वर्तमान में सबसे ज्यादा भैंसों की संख्या वाला जिला कौन सा है? हिसार है। वर्तमान में सबसे अधिक भैंसों की संख्या वाला जिला, सबसे अधिक भैंसों की संख्या वाला जिला है मेरे बच्चों ये भैंसों की संख्या वाला ये क्या है? जिला है।
मेरे बच्चों भैंस क्या देती है सर? दूध देती है, दूध देती है। ठीक है, अब क्या किया गया, एक योजना शुरू की गई, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ध्यान रखेंगे, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट को एक प्रोडक्ट में हमें क्या बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों हरियाणा के 22 के 22 जिलों का चयन किया गया इस योजना के तहत, और 22 के 22 जिलों को एक एक प्रोडक्ट बांटा गया। तो यहाँ पर यदि दूध ज़्यादा होगा तो मेरे प्यारे बच्चों इस हिसार को कौन सा प्रोडक्ट मिला होगा इस योजना के तहत? सर मिल्क प्रोडक्ट मिला। कौन सा प्रोडक्ट? मिल्क प्रोडक्ट। तो हिसार जिले को हरियाणा सरकार आत्मनिर्भर बनाएगी किसके ऊपर? दूध के ऊपर। और मेरे बच्चों इसे बोलेंगे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना। और इसी हिसार के अंदर आपको पता होना चाहिए 1809 के अंदर यह कैटल फार्म की स्थापना जेम्स लम्सडेन नाम के एक अंग्रेज अधिकारी द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे मेरे बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैनिक फैशन की पगड़ी को क्या कहा जाता है? देखिएगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको थोड़ा सा परेशान कर देते हैं एग्जाम के अंदर। दिखने में तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, लेकिन इस क्वेश्चन का आप करेक्ट आंसर दे पाते हैं या ना दे पाते हैं, अभी मैं कमेंट में देखता हूं। जल्दी से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप दीजिएगा। पाग पगड़ी साफा खेस, बताइएगा मेरे बच्चों सैनिक फैशन की पगड़ी को क्या बोलेंगे? सर सैनिक फैशन की जो पगड़ी होती है ना उसको साफा कहा जाता है। ऑप्शन सी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सर ये पाग भी तो पगड़ी है, बिल्कुल पगड़ी है। ये मेरे प्यारे बच्चों राजपूती ढंग की पगड़ी होती है। राजपूती ढंग की पगड़ी को हम क्या बोलेंगे? पाग बोलेंगे। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। राजपूती ढंग की पगड़ी को क्या बोलोगे? सर पाग बोलेंगे, है ना मेरे बच्चों। खेस क्या होता है? खेस तो आप सभी को पता होगा, बिल्कुल। अब खेस उड़ने का ही तो टाइम आएगा और धीरे धीरे सर्दी बढ़ेगी, फिर प्यारे बच्चों हम रजाई उड़ना स्टार्ट कर देंगे, है ना। अपने हरियाणवी जो लोग पगड़ी डालते हैं सिर के ऊपर, जो हमारी संस्कृति का प्रतीक भी है, हमारी रिस्पेक्ट हमारी इज्जत का प्रतीक भी है मेरे बच्चों, इसे हम क्या बोलते हैं? सर इसे खंडवा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? खंडवा बोला जाता है। तो गांव में अपने जो बड़े बूढ़े लोग पगड़ी धारण करते हैं सिर के ऊपर, उसे हम क्या बोलते हैं? खंडवा बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। राजपूती ढंग की पगड़ी को पाग बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। लाला लाजपत राय ने 1886 नहीं आएगा मेरे बच्चों, यहाँ पर 1887 आएगा। ठीक है, तो 1887 कर लेना। तो लाला लाजपत राय ने 1887 ईस्वी में कहाँ आर्य समाज की शाखा स्थापित की? कहाँ पर आर्य समाज की शाखा स्थापित की थी? आर्य समाज की बात हो रही है फिर तो ठीक है, आर्य समाज की बात हो रही है फिर तो मेरे बच्चों ठीक है। मैंने सोचा यहाँ पर कांग्रेस की बात हो रही है ना, तो कांग्रेस की शाखा भी हिसार के अंदर, कांग्रेस की शाखा भी हिसार के अंदर लाला लाजपत राय ही लेके आए थे। और कांग्रेस की शाखा मेरे प्यारे बच्चों 1887 के अंदर यहाँ पर स्थापित की गई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ स्टेटमेंट में आर्य समाज है, वो आर्य समाज जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा मेरे प्यारे बच्चों कब की गई थी आर्य समाज की स्थापना? 1875 के अंदर की गई थी। ठीक है, 1875 के अंदर। और 1875 के अंदर हम बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों इस आर्य समाज की स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा मुंबई के अंदर। स्वामी दयानंद जी के जो गुरु थे मेरे प्यारे बच्चों, उनका नाम भी पता होना चाहिए, स्वामी विरजानंद थे। कौन थे? स्वामी विरजानंद थे। स्वामी विरजानंद प्यारे बच्चों अंधे थे, क्योंकि इनको चेचक हो गया था और चेचक के कारण मेरे प्यारे बच्चों ये अंधे हो गए थे। स्वामी विरजानंद को फिर नाम मिला कौन सा? मथुरा के अंधे गुरु। मथुरा के अंधे गुरु के नाम से किन्हें जाना जाता है? सर स्वामी विरजानंद को ही जाना जाता है, स्वामी विरजानंद को ही जाना जाता है ना। तो ये आर्य समाज की शाखा हिसार के अंदर लाला लाजपत राय ने प्यारे बच्चों 1886 में स्थापित की थी। ऑप्शन सी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। लाला लाजपत राय के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनका कर्म क्षेत्र हिसार ही था।
इनका कर्म क्षेत्र मेरे बच्चों हिसार ही था। हिसार में रह के ही इन्होंने वकालत शुरू की थी और वकालत का जो टाइम पीरियड इनका हिसार में रहा था वो 1886 से लेके 1892 तक रहा था। 1886 से लेके 1892 तक। 1892 के बाद मेरे बच्चों ये लाहौर चले गए थे। कहाँ चले गए थे? लाहौर चले गए थे। लाला लाजपत राय के बारे में हम हिसार के अंदर और बात करें तो पूरे हिसार के अंदर सबसे पहले पक्की सड़क बनाने का श्रेय भी लाला लाजपत राय को ही जाता है। कांग्रेस की शाखा लाने का श्रेय भी लाला लाजपत राय को जाता है। बच्चों आर्य समाज जो मंदिर है हिसार के अंदर है, उस आर्य समाज मंदिर की स्थापना भी बच्चों इन्हीं के द्वारा करवाई गई थी। आर्य समाज मंदिर की स्थापना भी हिसार में लाला लाजपत राय के द्वारा ही करवाई गई थी। ठीक है। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए अंग्रेजी लाठियों का शिकार हुए थे और इनकी मृत्यु हो गई थी मेरे बच्चों। ठीक है। पंजाब केसरी शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। चलिएगा फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है और पेपर में पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जाएगा कि हरियाणा सरकार द्वारा कौन से वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया था? वर्ष 2005, वर्ष 2006, वर्ष 2007, वर्ष 2008। बताइएगा मेरे बच्चों क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा फिर? बिल्कुल सचिन जांगड़ा सही बोल रहा है सर। लाला लाजपत राय की ससुराल हिसार ही थी। बिल्कुल मेरे भाई। ठीक है। जैन गली की रहने वाली लड़की के साथ इसने क्या की थी? शादी की थी। ठीक है। ये बात भी मैंने आप लोगों को कई बार बता दी है और मेरा जो स्टूडेंट है वो अच्छे तरीके से ये बातें सबके सामने रख देगा, मेरे को विश्वास है। ठीक है। बिल्कुल जल्दी से बताइएगा। करेक्ट आंसर आ चुका है। बिल्कुल अंकिता मोर मैंने बता दिया है। 1886 आर्य समाज के लिए होगा, 1887 कांग्रेस की शाखा के लिए होगा गुड़िया। ठीक है। हाँ तो ध्यान से सुना करो आप, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ठीक है। बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? वर्ष 2006 होगा। ऑप्शन जो बी होगा वो हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा सर? करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। रेवाड़ी के पुराने टाउन हॉल के समीप स्थित राव तेज सिंह तालाब का निर्माण कब करवाया गया था? मेरे प्यारे बच्चों राव तेज सिंह का जो तालाब है वो कहाँ है? रेवाड़ी के अंदर है। कहाँ है? रेवाड़ी के अंदर है। ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों हम बात करें तो ये राव जो हैं ये अहीर हैं। क्या हैं? अहीर हैं। और इस अहीर साम्राज्य की जो स्थापना की थी ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। इस अहीर साम्राज्य की जो स्थापना है वो औरंगजेब के शासनकाल में प्यारे बच्चों नंदराम अहीर नाम के व्यक्ति द्वारा की गई थी। नंदराम अहीर नाम के व्यक्ति द्वारा की गई थी। और नंदराम अहीर जो थे मेरे बच्चों ये बोलनी के रहने वाले थे। बोलनी कहाँ पड़ता है सर? रेवाड़ी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है सर? रेवाड़ी में पड़ता है। तो रेवाड़ी के बोलनी के रहने वाले थे कौन? नंदराम अहीर। औरंगजेब के समय जिन्होंने एक नया साम्राज्य हरियाणा में स्थापित किया, नाम है उसका अहीर साम्राज्य। और उन्हीं अहीरों में से एक है राव तेज सिंह, जिनके नाम पे तालाब भी है रेवाड़ी के अंदर। इसका निर्माण कब करवाया गया था? 1802 से लेकर 1805 के बीच में, 1825 से लेकर 1830 के बीच में, 1810 से लेकर 1815 के बीच में, 1840 से लेकर 1845 के बीच में। जल्दी से आंसर खड़का दीजिएगा मेरे बच्चों। जल्दी से मेरे बच्चों जल्दी से खड़का दीजिएगा। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा? देखिएगा आप लोगों के कमेंट रुक चुके हैं, इसका मतलब ये क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं पढ़ रखा होगा, है ना? ये क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं पढ़ रखा होगा। बिल्कुल मेरे बच्चों कमेंट नहीं रुकने चाहिए। गलती करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, सीखते रहो। उम्र ही गलती करने की है और गलती करके फिर सीखने की है। ठीक है। गलती करके सीखना बहुत जरूरी है। ऑप्शन सी क्वेश्चन का क्या होगा सर? करेक्ट आंसर होगा। 1810 से लेकर 1815 के बीच बच्चों इसका निर्माण बताया जाता है। ऑप्शन जो सी है वो क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल एक बच्चे का करेक्ट आंसर आया है, बाकियों का आगे करेक्ट आंसर आना चाहिए यदि पेपर में ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख सामरिक महत्व को दर्शाता है? तो पृथ्वीराज द्वितीय का एक अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? ये हमने पहले ही बता दिया था आपको कि सर ये हांसी से प्राप्त हुआ। ऑप्शन जो ए है वो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों हांसी से जो ये पृथ्वीराज द्वितीय का एक अभिलेख प्राप्त हुआ, इसी अभिलेख के माध्यम से पता चला कि पिंजौर का जो नाम है वो पंचमपुर हुआ करता था। पिंजौर का जो पुराना नाम है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या था? पंचमपुर था। इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इस बात की जानकारी हमें पृथ्वीराज द्वितीय के अभिलेख से मिलती है, जो हांसी से क्या हुआ था? प्राप्त हुआ था। ये जो लांडनू अभिलेख है प्यारे बच्चों ये राजस्थान से प्राप्त हुआ और राजस्थान से प्राप्त लांडनू अभिलेख के अनुसार हरियाणा की जो राजधानी है मेरे बच्चों वो दिल्ली को बताया गया।
हरियाणा की जो राजधानी है वो किसको बताया गया, दिल्ली को बताया गया। तो आप लोगों को पता होना चाहिए हरियाणा की राजधानी दिल्ली, हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताया गया कौन से अभिलेख के अनुसार, सर लांडनू अभिलेख के अनुसार। ठीक है, बिजोलिया जो अभिलेख है मेरे प्यारे बच्चों ये भी राजस्थान से प्राप्त हुआ और ये हमें बताता है सोमेश्वर चौहान वंशावली के बारे में। सोमेश्वर चौहान की जो वंशावली है जिन्होंने हरियाणा के ऊपर अधिकार किया, उस वंशावली के बारे में सारी की सारी बातें मेरे प्यारे बच्चों कौन से अभिलेख से हमें प्राप्त होती है, सर वो हमें प्राप्त होती है बिजोलिया अभिलेख से, बिजोलिया अभिलेख से। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन है वहां से भी मैं आप लोगों के क्वेश्चन कवर करवा रहा हूं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष दिल्ली अखबार निकाला गया था। ऑप्शन ए 1832, ऑप्शन बी 1836, ऑप्शन सी 1838, ऑप्शन डी 1842। आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत सारे बच्चे करेक्ट आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन बी क्वेश्चन का क्या होगा सर, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कहाँ की तहसीलदारी छोड़कर हीरा सिंह चिनारिया ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया। पटौदी रियासत, महेंद्रगढ़ रियासत, जींद रियासत, दुजाना रियासत। ये प्यारे बच्चों प्रजामंडल आंदोलन क्या था, ये प्रजामंडल आंदोलन जो था ये देशी रियासतों के राजाओं के खिलाफ चलाए गए आंदोलन था। देशी रियासतें जो होती थी, ये देशी रियासतों के जो राजा होते थे ये जनता का शोषण किया करते थे। ठीक है, देशी रियासतों के जब लोग मानते नहीं थे, देशी रियासतों के राजा जब मानते नहीं थे तो इन देशी रियासतों के राजाओं के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया गया। देशी रियासतों के राजाओं के खिलाफ जो आंदोलन चलाया गया उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रजामंडल आंदोलन बोलते हैं, प्रजामंडल आंदोलन बोलते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, हम बात करें तो हीरा सिंह चिनारिया, हीरा सिंह चिनारिया, निहाल सिंह तक्षक, ज्ञानी जैल सिंह, ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रजामंडल आंदोलन के अंदर बढ़ चढ़ के भाग लिया था। और हीरा सिंह चिनारिया ने तो एक क्षेत्र की तहसीलदारी ही छोड़ के इस आंदोलन के अंदर कूदने का मन बनाया था। तो मेरे प्यारे बच्चों वो कौन सी रियासत थी जिसकी तहसीलदारी इन्होंने छोड़ी थी? बिल्कुल सभी बच्चों का करेक्ट आंसर आया है, ऑप्शन सी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और बच्चों आपको पता लगा होगा कि प्रजामंडल आंदोलन का अर्थ यहाँ क्या है, देशी रियासतों के राजाओं के खिलाफ चलाया गया आंदोलन ही प्रजामंडल आंदोलन कहलाता है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा को डाक्कर के नाम से जाना जाता है? बताइएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सी मृदा होगी जिसको हम डाक्कर बोलेंगे? ठीक है, अभी तो हमने बात की थी कि जगाधरी के अंदर पाए जाने वाली लो युक्त जो चिक्का होती है मेरे बच्चों, उसी को क्या कहा जाता है सर? डाक्कर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाक्कर कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? फिर जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा मेरे को, जल्दी जल्दी मेरे बच्चों आंसर दीजिएगा। कौन सी मिट्टी को हम बोलेंगे? अब मैंने आपको बताया था कि वो मिट्टी होगी कौन सी, बताइएगा जल्दी से आंसर दीजिएगा। गिरिपादीय मिट्टी, हल्की मिट्टी, मध्य मिट्टी या भारी मिट्टी? बिल्कुल वीएस बाकर बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। मैंने बार बार चिल्लाया था पिछले क्वेश्चन के अंदर भी मेरे प्यारे बच्चों, ये बरसाती नदियों के किनारे पाए जाने वाली भारी मिट्टी होती है। और ये जो भारी मिट्टी होती है इसमें एक का नाम है सोलर, सोलर नाम की जो चिक्का मिट्टी है मेरे प्यारे बच्चों ये फतेहाबाद और थानेसर में पाई जाती है। और लो युक्त जो चिक्का होती है वो आपकी पाई जाती है जगाधरी के अंदर। तो ये भारी मृदा है मेरे प्यारे बच्चों, जिसको जगाधरी के अंदर क्या कहा जाता है सर? डाक्कर कहा जाता है। जगाधरी के अंदर बोला जाता है मेरे बच्चों से डाक्कर, कहाँ? जगाधरी के अंदर। ठीक है, ऑप्शन डी क्वेश्चन का होगा सर करेक्ट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नहीं है, अगले इन्फॉर्मेशन है। जेबी क्लासेस के साथ आप जुड़िएगा मेरे प्यारे बच्चों। यदि आप बैंकिंग की, सीईटी की, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो, एक बेहतरीन टीम आप लोगों को उपलब्ध हो रही है। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यमुनानगर जिले के बुध कला में किस प्रकार की विद्युत उत्पादन की योजना है? मेरे प्यारे बच्चों यमुनानगर जिले का एक कस्बा बुध कला, यहाँ पर एक बिजली के उत्पादन की यूनिट स्थापित की गई है। यहाँ पर जो बिजली उत्पादित की जाएगी वो किसकी सहायता से? क्या ताप की सहायता से? ताप का मतलब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ कोयला है। ठीक है, कोयले से चलने वाले सारे के सारे पावर प्लांट आपके क्या कहलाएंगे?
थर्मल पावर प्लांट कहलाएंगे, या सौर विद्युत ऑप्शन बी, ऑप्शन ए है मेरे बच्चों नाभिकीय विद्युत, ऑप्शन सी है हाइड्रो पावर। ठीक है, हाइड्रो का मतलब जल विद्युत परियोजना। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो आप सभी ने दे ही दिया होगा कि सर यहाँ पर जो है वो सौर आधारित है। ऑप्शन जो बी होगा वो हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन जो बी होगा वो हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल सचिन जांगड़ा बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहा है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। छांदस भाषा के तुरंत बाद विकसित नई भाषा का क्या नाम था? सोरसेनी, ओदिच्चे, अहिरवाटी, बांगरू। बताइएगा मेरे बच्चों, छांदस भाषा के तुरंत बाद विकसित नई भाषा का क्या नाम था? जल्दी से आंसर आना चाहिए सभी बच्चों का। छांदस भाषा, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे, सोरसेनी था सर, सोरसेनी। ऑप्शन ए क्वेश्चन का क्या होगा मेरे बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन जो ए होगा वो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो निशा सैनी ने बिल्कुल सही आंसर दिया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। फुलकारी का अर्थ है, ये भी आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। हरियाणा के गांव में बड़े बाग, इसे फुलकारी बोलते हैं, या मृद बांड की कला को फुलकारी बोलते हैं, या भवनों पर फूलों का अभिकल्पन करना फुलकारी कहलाता है, या मेरे प्यारे बच्चों शाल बनाने की ये कला है। तो बताइएगा यह शॉल बनाने की कला है या क्या है? बिल्कुल सर, बिल्कुल ऑप्शन जो डी होगा सर, फुलकारी होती है एक शॉल बनाने की कला। ऑप्शन डी क्वेश्चन का क्या होगा मेरे बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ, किस अभिलेख में चौहान राजाओं द्वारा हरियाणा के नगरों को विजित करने के संबंध में उल्लेख मिलता है? बताइएगा मेरे बच्चों, वो कौन सा अभिलेख है जहां पर चौहान राजाओं के द्वारा हरियाणा के नगरों को विभाजित करने के संबंध में उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए पेहवा अभिलेख, जो कुरुक्षेत्र के पेहवा से प्राप्त हुआ। ऑप्शन बी बिजोलिया अभिलेख, जो राजस्थान से प्राप्त हुआ। ऑप्शन सी है लाओस अभिलेख, जो लाओस नाम के अक्षेत्र यानी कि देश से प्राप्त हुआ। या सिरसा अभिलेख। जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। सीधी सी बात है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया होगा कि चौहान वंशावली के बारे में कौन सा अभिलेख हमें जानकारी देता है सर, बिजोलिया अभिलेख। तो सीधी सी बात है, चौहानों के बारे में बिजोलिया अभिलेख बताता है। तो इसी अभिलेख के अंदर हरियाणा के नगरों को विजित करने के संबंध में हमें जानकारी मिलेगी। मेरे बच्चों ये जो पेहवा अभिलेख है, यहाँ से आपको पता होना चाहिए, हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ से मिलती है। और इस अभिलेख के माध्यम से जानकारी ये मिलती है कि हरियाणा प्राचीन समय में घोड़ों के व्यापार का केंद्र हुआ करता था। प्राचीन समय में हरियाणा का एक शहर घोड़ों के व्यापार का क्या हुआ करता था, केंद्र हुआ करता था। तो प्राचीन समय में पेहवा क्या था मेरे बच्चों, घोड़ों के व्यापार का केंद्र था। तो पूरे भारत से जो व्यापारी हैं पशुओं के, खास तौर पर घोड़ों के, वो इस शहर में आया करते थे और घोड़ों को खरीद और बेच कर जाया करते थे, यानी कि व्यापार किया करते थे। बच्चों व्यापार के दौरान जितना भी टैक्स आता था, ये सारा का सारा व्यापार के दौरान मिलने वाला जो टैक्स है वो यहाँ पर बने हुए मंदिरों को दे दिया जाता था। ठीक है, तो ये जानकारी भी पेहवा के अभिलेख से मिलती है कि इस व्यापार में जितना भी टैक्स मिलता था उस सारे के सारे टैक्स का इस्तेमाल मेरे बच्चों मंदिरों को दान के रूप में देने का काम किया करता था। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। फिर हरियाणा के किस जिले में उदासीन प्रतिक्रिया वाली मृदा पाई जाती है? देखिएगा ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिरसा, फरीदाबाद, करनाल, यमुनानगर। ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे कि हरियाणा के कौन से जिले में उदासीन प्रतिक्रिया वाली मिट्टी पाई जाती है। सिरसा, फरीदाबाद, करनाल, यमुनानगर। तुक्के नहीं मारने हैं, जिस बच्चे को करेक्ट आंसर आता हो वही बच्चा करेक्ट आंसर देगा। जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, लेकिन गलत आंसर आ रहा है, गलत आंसर आ रहा है। सभी का आंसर बदलिएगा जल्दी से। उदासीन प्रतिक्रिया वाली मृदा मेरे बच्चों कहाँ पाई जाती है? यमुनानगर में पाई जाती है। ऑप्शन जो डी होगा वो हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यमुनानगर में एक और मिट्टी आपको ध्यान रखनी है, कौन सी सर? लाल चेस्टनट।
सर लाल चेस्टनट नाम की मिट्टी भी कहाँ पाई जाती है सर? वहीं पर पाई जाती है, यमुनानगर में। अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चों, जिला हिसार में लकड़ी का विकल्प तैयार करने वाला न्यू वुड लकड़ी उद्योग कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए फतेहाबाद उपमंडल में, ऑप्शन बी टोहाना उपमंडल में, ऑप्शन सी झांसी उपमंडल में, ऑप्शन डी भिवानी उपमंडल में। ठीक है मेरे बच्चों, ये जो न्यू वुड नाम का लकड़ी का उद्योग है ये है टोहाना में, लेकिन टोहाना कहाँ है मेरे बच्चों? फतेहाबाद में आज के समय। ठीक है, तो आपका आंसर बनेगा टोहाना, लेकिन स्टेटमेंट में हिसार की जगह क्या कर लोगे? फतेहाबाद कर लोगे मेरे बच्चों। ठीक है, तो टोहाना आज के समय किसका हिस्सा है? फतेहाबाद का। जब फतेहाबाद नहीं बना था तो ये टोहाना हिसार में आता था मेरे बच्चों। ये जो टोहाना है, इसी टोहाना में सबसे पहले कौन सी नहर प्रवेश करती है सर? भाखड़ा नहर प्रवेश करती है। भाखड़ा नहर प्रवेश करती है, और भाखड़ा नहर प्रवेश करने के बाद यहाँ से कई और नहरें एक साथ निकाली जाती है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों टोहाना को हम क्या बोलते हैं? सर कैनाल सिटी ऑफ हरियाणा बोलते हैं। सर कैनाल सिटी ऑफ हरियाणा के नाम से पुकारा जाता है। किसे? आप लोगों को पता होना चाहिए, टोहाना को। ठीक है, नहरों का नगर कहा जाता है इसे, बिल्कुल। चलें फिर आगे बढ़ो सर आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ आओ फिर। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को जोगियों ने प्रसिद्धि प्राप्त करवाई? बताइएगा वो कौन सा वाद्य यंत्र है बच्चों जिसको जोगियों ने प्रसिद्धि दिलवाई? तो जोगी आप सभी जानते होंगे ना, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हाँ, तो जोगियों ने प्यारे बच्चों सारंगी को प्रसिद्धि दिलाई। ऑप्शन सी क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, है ना। अब यहां से सारंगी से मेरे एक क्वेश्चन ध्यान आया, आपने एक सांगी सुना होगा, पंडित लक्ष्मीचंद। बिल्कुल सर सुना है। 1903 के अंदर इनका जन्म हुआ था। कहाँ? जाटी कलां गांव सोनीपत के अंदर। ठीक है, ये वही पंडित लक्ष्मीचंद है जिनका जन्म तो 1903 में हुआ था, और 1945 में ये राम को प्यारे हो गए थे, इनकी मृत्यु हो गई थी मेरे बच्चों। ये प्रसिद्ध क्या हुए हैं सर? सांगी हुए हैं। कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? सवांग से। सवांग को क्या बोलेंगे सर? सांग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सांग बोलेंगे मेरे बच्चों। पंडित लक्ष्मीचंद के बारे में हम बात करें तो इनके पास कोई शिक्षा नहीं थी, ये अनपढ़ थे। क्या थे? अनपढ़ थे, लेकिन इन्होंने वेद पुराणों का ज्ञान तो लिया था। वेद पुराणों का जो ज्ञान है मेरे प्यारे बच्चों, वो इन्होंने टीकाराम शास्त्री से लिया था। टीकाराम शास्त्री से। तो आपको पता होना चाहिए वेद पुराणों का ज्ञान इन्होंने कहां से प्राप्त किया था? सर टीकाराम शास्त्री से प्राप्त किया था मेरे बच्चों। ये जो पंडित लक्ष्मीचंद थे, इनके गुरु का नाम भी पेपर में पढ़ के जाना। अब गुरु का नाम था मान सिंह। क्या था? मान सिंह। अब आप बोलोगे कि सर मेरे को बताइएगा इतनी बातें आप क्यों बता रहे हो, क्वेश्चन तो सारंगी का था। मेरे बच्चों ये पंडित लक्ष्मीचंद जब सांग किया करते थे तो इनके सांग के अंदर एक सारंगी भी बजाया करता था व्यक्ति। तो आपसे पूछ सकता है कि वो सारंगी वादक कौन था? वो सारंगी वादक कौन था जो पंडित लक्ष्मीचंद के सांगों में सारंगी बजाने का काम किया करता था? मेरे बच्चों उसका नाम था उस्ताद दुलिया खान। उस्ताद दुलिया खान, ध्यान रखेंगे ना। तो उस्ताद दुलिया खान से बड़ा प्यार किया करते थे पंडित लक्ष्मीचंद। जब तक सांग किया पंडित लक्ष्मीचंद ने, उस्ताद दुलिया खान को दूर नहीं किया मेरे प्यारे बच्चों। जब पंडित लक्ष्मीचंद का काम चलना बंद हो गया था, तब भी बिना काम चले प्यारे बच्चों घर बैठे बैठे उस्ताद दुलिया खान को ये पैसे दिया करते थे, ताकि वो इसको छोड़ के कहीं और सारंगी बजाना ना शुरू कर दे। तो पंडित लक्ष्मीचंद जानते थे उस्ताद दुलिया खान की सारंगी की कला को। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इनके एक प्यारे बच्चों पुत्र भी थे। पंडित लक्ष्मीचंद के पुत्र का नाम भी आपको पता होना चाहिए, तुलेराम कौशिक। कौन थे? तुलेराम कौशिक मेरे प्यारे बच्चों इनके पुत्र थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी सी डिटेल आपको हर क्वेश्चन के साथ अच्छे तरीके से पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चों। सर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हरियाणा का वो कौन सा जिला है जो गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र के बीच जल विभाजक का काम करता है? पानीपत जिला, जींद जिला, अंबाला जिला या पंचकुला जिला? देखिएगा प्यारे बच्चों, आपको ये क्वेश्चन समझने के लिए हरियाणा के मानचित्र को समझना पड़ेगा। अब हरियाणा का मानचित्र तो मैं बनाऊंगा थोड़ा सा इस टाइप का, तुम्हें हंसी आएगी। ठीक है, लेकिन मेरे बच्चों हंसना नहीं है, क्योंकि जब मैं तुम्हारे द्वारा बनाए गए मानचित्र को देखूंगा तो हंसी मेरे को भी आएगी। ठीक है, ऐसा सा दिखता है अपना हरियाणा। जब ऐसा अपना हरियाणा दिखता है तो यहाँ से प्यारे बच्चों एक
नदी गुजरेगी, ठीक है। ये नदी कौन सी होगी सर, इसको हम बोल देते हैं यमुना। क्या बोल देते हैं सर, इसे हम बोल देते हैं यमुना, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पंजाब है, इस पंजाब से एक नदी आएगी जिसका नाम क्या होगा मेरे बच्चों, सतलुज होगा, सतलुज होगा। पंजाब में कौन सी नदी बहती है, सतलुज बहती है, ठीक है। चलिएगा, अब इन दो नदियों की बात करें तो यमुना अपना पानी किस में गिराएगी, गंगा में। कहाँ गिराएगी सर, ये इलाहाबाद में गिराएगी, जिसे प्रयागराज बोलते हैं आज के समय। मेरे बच्चों जब गंगा में ये पानी गिराएगी तो ये कौन से तंत्र की नदी होगी सर, ये गंगा नदी तंत्र का पार्ट होगी, गंगा नदी तंत्र का पार्ट होगी। यमुना बहती हरियाणा में है लेकिन कौन से तंत्र का पार्ट है, ये गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। मेरे बच्चों ये सतलुज जो है ये पानी गिराएगी किसके अंदर, ये पानी गिराएगी मेरे बच्चों सिंधु के अंदर। जब सिंधु के अंदर पानी गिराएगी तो ये सिंधु की सहायक होगी, तो सतलुज कौन से तंत्र का पार्ट होगी सर, सिंधु नदी तंत्र का। तो समझ में आई ये दोनों की दोनों बातें। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कौन बैठा है, यहाँ पर बैठा है सर अम्बाड़ा। अम्बाड़ा के इस साइड यमुनानगर, अम्बाड़ा के इस साइड पंजाब, अम्बाड़ा के इस साइड यमुनानगर, अम्बाड़ा के इस साइड पंजाब। यमुनानगर में यमुना, पंजाब में सतलुज, और इन दोनों नदियों को हम बात करें तो ये वाली है गंगा नदी तंत्र, ये वाली है सिंधु नदी तंत्र, बीच में बैठा है अम्बाड़ा। यही करेगा मेरे प्यारे बच्चों जल विभाजक का काम। ऑप्शन सी क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा क्वेश्चन बड़ा आसान सा था यदि हम इसको समझ के करें तो। अगला क्वेश्चन है, गुड़गांव में रैपिड मेट्रो की शुरुआत कब हुई। रैपिड का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों निजी, प्राइवेट, ठीक है। जब भी आप नए गुरुग्राम की तरफ जाओगे, सोहना वाला जो रोड है गुरुग्राम से, वहां पर आपको मेरे प्यारे बच्चों एक छोटी सी मेट्रो चलती हुई नजर आएगी जो प्राइवेट मेट्रो होगी, ठीक है। हाँ, जिस प्रकार से हम दिल्ली मेट्रो की बात करें वहां पर आपको ऊपर बिजली के खंभे वगैरह मिलेंगे, है ना, उनको टच करके चलती है मेट्रो, है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पर आपको ऊपर टच करके नहीं, बल्कि पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी का इन्होंने यूज किया है, ठीक है। खंभे वगैरह नहीं है, फिर भी ये बहुत अच्छे तरीके से दौड़ती है रैपिड मेट्रो। और गुरुग्राम के अंदर ये सारे के सारे क्षेत्र में अब प्यारे बच्चों आगे चलना स्टार्ट होगी। और सबसे पहले जो ये रैपिड मेट्रो है ये अपने गुरुग्राम में ही चली, और भारत के अंदर गुरुग्राम पहला ऐसा शहर बना पूरे भारत में मेरे प्यारे बच्चों जहां पर रैपिड मेट्रो की शुरुआत की गई। और ये शुरुआत हुई कब सर, बाल दिवस के दिन। बाल दिवस कब आता है बता दो जल्दी से, बाल दिवस कब आता है। बाल दिवस सर 14 नवंबर को मनाते हैं हम, 14 नवंबर को, ठीक है। बिल्कुल, जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन होगा शायद, जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन होगा, चाचा नेहरू जिसे आप बोलते हो। 14 नवंबर 2013 को ही मेरे प्यारे बच्चों रैपिड मेट्रो चली, और इस मेट्रो के लिए एक कंपनी ने जमीन दिलवाई, और ये कंपनी कौन सी है, डीएलएफ, एशिया की सबसे बड़ी जो लोगों को घर बना बना के दे रही है वो कंपनी है डीएलएफ, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस इसे बोलते हैं, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस इसकी फुल फॉर्म है मेरे बच्चों। चलेगा, आगे बढ़ेंगे। ये जेबी क्लासेस की बुक्स हैं, आप ज़रूर मेरे प्यारे बच्चों इनको चेक कीजिएगा, है ना, और जो भी आपको अच्छे लगे तो मंगवा लीजिएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों सेशन को आप बिना बोले धीरे धीरे थोड़ा सा शेयर भी करते रहिएगा, क्योंकि एक वक्ता जो है वो श्रोताओं का भूखा होता है, ठीक है। तो एक टीचर भी प्यारे बच्चों स्टूडेंट्स का भूखा है, बस, और कोई भूख नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। आप डे बाई डे स्टूडेंट्स को बताते रहिएगा, अपने आप जुड़ते रहेंगे जिनको ज़रूरत होगी, है ना। जिनको ज़रूरत नहीं होगी उनको तो बताने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो लेकिन जो बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जिन्होंने अच्छे तरीके से कोचिंग ले रखी है, जो सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो जेबी क्लासेस, और मेरे प्यारे बच्चों मेरा जो खुद का यूट्यूब चैनल है एग्जाम मंच, और उस पर भी मैं आप लोगों को डेली रात को सेशन देता हूं, ठीक है। तो ये मेहनत तभी मज़ा आएगा करने में जब आप लोग थोड़ा बहुत क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और कर भी रहे हैं आप लोग, ऐसी बात नहीं है। किस सांग को इतिहास में सबसे पहला हम सफल सांग हरियाणा का मानते हैं, हरिश्चंद्र, मीराबाई, शीला सेठानी, इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम सफल सांग की संज्ञा शीला सेठानी को दी जाती है, और मेरे प्यारे बच्चों ये नेत्राम के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा सर, नेत्राम के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन सी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। तोमर शासनकाल की जानकारी किस ग्रंथ में प्राप्त होती है, यशस्तिलक, चंपू, हर्षचरित, राजतरंगिणी या कथाकोश, ठीक है मेरे बच्चों। राजतरंगिणी किसकी है मेरे बच्चों, आप सभी को पता होगा, कल्हण की, कल्हण की प्रसिद्ध रचना है ना, बिल्कुल। बच्चों हम बात करें तो तोमर शासनकाल के बारे में हमें यशस्तिलक, चंपू के माध्यम से पूर्ण रूप से जानकारी मिलती है। ऑप्शन ए क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि राज्य के भिवानी जिले में सघन पशु विकास परियोजना कब आरंभ की गई थी? ऑप्शन ए 1996, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1978। बताइएगा मेरे बच्चों, सघन पशु विकास परियोजना कब आरंभ की गई थी? ऑप्शन ए 1996, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1978। सघन पशु विकास परियोजना को मेरे प्यारे बच्चों भिवानी से शुरू किया गया था सर 1970 के अंदर, 1970 के अंदर, ठीक है। सघन पशु विकास परियोजना मेरे बच्चों, सघन पशु विकास परियोजना 1900 एक सेकंड मेरे बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हाँ हाँ, तो 1972 होगा मेरे बच्चों, 1972 होगा, सॉरी। ऑप्शन सी क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 1972, ठीक है। 1972 कर लीजिएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। डफ नामक वाद्य जो यंत्र है, इसका प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? डफ नामक जो वाद्य यंत्र है मेरे प्यारे बच्चों, डफ की हम बात करें तो ये ढोलक टाइप होता है ना, जैसे डफली वाले डफली बजा, डफली सुनी होगी ना, ऐसा ही होता है। तो डफ वाद्य यंत्र का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? दमाल, रसिया, रास, लूर, ठीक है। अब देखिएगा जो पिछला क्वेश्चन था इसको मैं और आसानी से आपको याद करवाता हूँ, ठीक है। कैसे याद करोगे मेरे बच्चों? भिवानी की बात हो रही है, भिवानी कब जिला बना था बताओ? भिवानी सर 72 में बना था, बस ध्यान रखेंगे, भिवानी 72 में बना था। तो भिवानी से योजना भी कब शुरू हुई थी? 72 में शुरू हुई थी। ऑप्शन जो सी होगा वो क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो 72 से याद रख लेना ऐसे। डफ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग जो है वो किस नृत्य में किया गया था? ऑप्शन ए दमाल नृत्य के अंदर, ऑप्शन ए दमाल नृत्य के अंदर, ठीक है। जो ये दमाल नाम का नृत्य है मेरे प्यारे बच्चों, ये महाभारत काल से चलता आ रहा है। कौन से काल से चलता आ रहा है सर? महाभारत काल से मेरे प्यारे बच्चों ये नृत्य चलता आ रहा है। महाभारत काल से ये नृत्य चलता आ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। दमाल जो नृत्य है मेरे प्यारे बच्चों, ये खुले आसमान में चांदनी रात के अंदर पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इस डफ नामक नृत्य की हम बात करें तो ये सबसे पहले 1969 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर भी प्रस्तुत किया गया था। 1969 के रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस के अवसर पर कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया गया था मेरे बच्चों? तब भी आपको पता होना चाहिए कि सर वो डफ नृत्य था। कौन सा नृत्य था सर? वो डफ नृत्य था, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र के सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बाबा भैरवनाथ, बाबा मस्तनाथ, बाबा आदिनाथ, बाबा श्रवणनाथ। मेरे प्यारे बच्चों, कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के अंदर बना हुआ है ये मंदिर, सर्वेश्वर महादेव मंदिर, और इसका जो निर्माण है वो बाबा श्रवणनाथ के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन डी हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा मेरे बच्चों, ठीक है। चलिएगा फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चों कि कुवैत में 5वीं एशियाई ट्रैक एंड फील्ड मीट का आयोजन कब हुआ था, जिसमें हरियाणा के खिलाड़ी चांदराम ने 20 किलोमीटर पैदल चाल में पुनः रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक जीता। पैदल चाल में प्यारे बच्चों अभी हरियाणा का एक और खिलाड़ी छाया था मेरे बच्चों, उसका नाम है संदीप। क्या है? संदीप। संदीप भी पैदल चाल का प्रसिद्ध खिलाड़ी है। आपसे इसका संबंध पूछ सकता है एग्जामिनर, तो आपको बोलना है इसका संबंध महेंद्रगढ़ में है। कहाँ है? महेंद्रगढ़ में। लेकिन हम बात करें चांदराम की, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चांदराम का जो खिलाड़ी है ये कौन से खेल से संबंधित है मेरे बच्चों? ये पैदल चाल से संबंधित है, पैदल चाल से, ठीक है। और कुवैत के अंदर 5वीं जो एशियाई ट्रैक एंड फील्ड मीट का आयोजन हुआ था, वहां पर चांदराम ने प्यारे बच्चों रिकॉर्ड तोड़ के गोल्ड मेडल जीतने का काम किया था। ये कौन से साल प्रतियोगिता हुई थी, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल मेरे बच्चों, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा?
जल्दी से बताइएगा मेरे बच्चों, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। नहीं मेरे बच्चों गलत बोल रहे हो, एक दो बच्चे को मैं छोड़ दूं तो। जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे बच्चों। कुवैत में 5वीं एशियाई ट्रैक एंड फील्ड मीट का आयोजन, जहां चांदराम ने स्वर्ण पदक जीता। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। सर इसका करेक्ट आंसर होगा 1983, 1983 मेरे बच्चों, ठीक है 1983, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ऑप्शन ए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन हरियाणा राज्य के कौन से नगर में स्थित है। पंचकुला, कैथल, फरीदाबाद, गुड़गांव। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन हरियाणा राज्य के कौन से नगर में स्थित है मेरे बच्चों। पंचकुला, कैथल, फरीदाबाद, गुड़गांव। आसान सा क्वेश्चन है ये तो, तुम देखते ही उड़ा दोगे। बस मेरे को ये बता देना, बस मेरे को मेरे बच्चों ये बता देना कि इसकी स्थापना कब हुई थी कैक्टस गार्डन की। अब आप इसे कैक्टस पढ़ते हो लेकिन पेपर वाला इसे नागफनी बोलता है। क्या बोलता है, नागफनी बोलता है। तो हिंदी में इसे नागफनी बोलते हैं। और जब ऐसा ऐसा नाम हो तुम्हारे समझ में ना आए तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन की तरफ देख लेना, है ना। तो एक बार जब नागफनी दिया हो तो इसको इंग्लिश में देखोगे तो कैक्टस को ही बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ये जो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है जिसका निर्माण JS सरकारिया के द्वारा किया गया था, ये हरियाणा के पंचकुला में है। ऑप्शन ए हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलेगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नहीं VS बाकर मेरे भाई आप गलत बोल रहे हो, 1976 नहीं आएगा। नेक्स्ट बताइएगा, निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल से चित्रित चूड़ियां नहीं मिली है। यानी कि ऐसी चूड़ियां जिनके ऊपर कोई चित्रकारी नहीं, ठीक है। तो चित्रित चूड़ियां नहीं मिली हैं, वो कौन सा स्थान है मेरे बच्चों। ऑप्शन ए सीसवाल, ऑप्शन बी बनावली, ऑप्शन सी राखीगढ़ी, ऑप्शन डी मित्ताथल। जल्दी से आंसर दीजिएगा, एक अच्छा क्वेश्चन है आपका हिस्ट्री का। जल्दी से मेरे बच्चों क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक बच्चा आंसर देना स्टार्ट कर देता है तो सारे के सारे सेम आंसर दे देते हैं, ठीक है। चलिएगा मैं बता भी देता हूं आप लोगों को। 1976 में नहीं था, 1987 के अंदर, 1987 के अंदर। किसके द्वारा, JS सरकारिया के द्वारा, ठीक है। तो जब एक बच्चा आंसर देना स्टार्ट कर देता है तो सारे उसके पीछे लग जाते हैं, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों यदि आपको आता हो तो खुद का आंसर दिया करो, खुद का आंसर दिया करो, ठीक है। हाँ तो 1987 के अंदर कैक्टस गार्डन की स्थापना हुई थी, ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं कि वो कौन सा स्थान है जहां से चित्रित चूड़ियां नहीं मिली है मेरे बच्चों। सर वो है फतेहाबाद जिले का बनावली। ऑप्शन बी क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। सीसवाल मेरे बच्चों हिसार के अंदर है, राखीगढ़ी भी हिसार के अंदर है, मित्ताथल भिवानी के अंदर है, और बनावली जो है आपका ये सर फतेहाबाद के अंदर है, और यहीं से चित्रित चूड़ियां नहीं मिली हैं, ठीक है। चलिएगा फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि दक्षिण पश्चिम हरियाणा में बादानकों के बारे में कहां से जानकारी मिलती है। मेरे प्यारे बच्चों ये जो बादानक क्षेत्र है ना, ये जो बादानक क्षेत्र है, ये बादानक क्षेत्र की हम बात करें तो अपने हरियाणा का गुरुग्राम और अपने हरियाणा का महेंद्रगढ़ और मेरे प्यारे बच्चों राजस्थान का अलवर, यहाँ तक फैला हुआ ये क्षेत्र सारा का सारा बादानक कहलाता था। ये बादानक कौन से टाइम पीरियड के अंदर हुए हैं, ये 12वीं सदी में हुए हैं, ठीक है। 12वीं सदी प्यारे बच्चों किसकी सदी रही है, पृथ्वीराज चौहान की। तो चौहानों के समय ये प्यारे बच्चों बादानक रहे हैं, चौहानों के समय। और 12वीं सदी के अंदर चौहानों में हम बात करें तो पृथ्वीराज चौहान का भी नाम आता है, और पृथ्वीराज चौहान के साथ ही इन बादानकों का अंतिम संघर्ष हुआ था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजस्थान के अलवर और हरियाणा के गुरुग्राम महेंद्रगढ़ के अंदर फैले हुए बादानक क्षेत्र के ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध या अंकुश लगाने का काम किस राजा ने किया था। तुम्हें बोलना है पृथ्वीराज चौहान ने। मेरे बच्चों इनके बारे में जानकारी किससे मिलती है, खालिमपुर शिलालेख से, काव्य मीमांसा से, विविध तीर्थ स्रोत से। बच्चों ऑप्शन डी क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। सभी से ही इनके बारे में क्या मिलती है मेरे बच्चों, सर जानकारी मिलती है, ठीक है। चलिएगा फिर आगे बढ़े।
चलो सर आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है, भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना यमुनानगर में कब हुई थी मेरे बच्चों? स्टार्च हर खाने वाली चीज के अंदर होता है और अपने यमुनानगर के अंदर एक स्टार्च तैयार किया जाता है, और उस स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना यमुनानगर में कब हुई? 1938 में। खास बात क्या होगी? खास बात ये होगी कि यहाँ पर किसका स्टार्च तैयार किया जाता है मेरे बच्चों? मक्के का स्टार्च तैयार किया जाता है। किसका स्टार्च सर मक्के का स्टार्च तैयार किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर मक्के का स्टार्च तैयार किया जाता है। ऑप्शन सी क्वेश्चन का क्या होगा मेरे बच्चों? करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पद्मिनी, भूरा बादल, मोर, ध्वज, प्रहलाद आदि सांगों की रचना किसने की? मेरे बच्चों जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। अहमद बख्श ने की, बालक राम ने, ये स्वरूप चंद ने, या पंडित शंकर लाल ने? तो ये प्रसिद्ध हैं आपके जो सांग हैं, तो इन सांगों की रचना किसने की? बताइएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। पद्मिनी, भूरा बादल, मोर, ध्वज, प्रहलाद आदि सांगों की रचना किसने की? अहमद बख्श ने, बालक राम ने, स्वरूपचंद ने, या पंडित शंकर लाल ने? आंसर आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों विद इन 5 सेकंड। बिल्कुल सर, बिल्कुल पंडित शंकर लाल था सर वो। ऑप्शन डी क्वेश्चन का क्या होगा मेरे बच्चों? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और इन सांगों को अच्छे से पढ़ लेना, पेपर में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा हरियाणा प्रदेश की प्राचीन भाषाओं में सम्मिलित की गई है? छांदस, संस्कृत, कोरवी? मेरे प्यारे बच्चों संस्कृत कोरवी तो हमारी रही है, तो छांदस का यदि तुम्हें नहीं भी पता होगा तब भी तो ऑप्शन हमारा डी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि छांदस के बारे में मैंने आपको बताया भी था, जिसके अंदर स्वर और व्यंजन भी शामिल थे। तो ये छांदस, संस्कृत, कोरवी, ये तीनों की तीनों अपने हरियाणा प्रदेश की प्राचीन भाषाओं में क्या रही है? शामिल रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, दाऊ जी का मंदिर किसकी स्मृति में बनवाया गया था? किसकी याद में दाऊ जी का मंदिर बनवाया गया मेरे बच्चों? भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, भगवान बलराम? बताइए जी का दाऊ जी का मंदिर किसकी स्मृति में बनवाया गया था? दाऊ जी का मंदिर किसकी स्मृति में प्यारे बच्चों बनाया गया था? दाऊ जी, दाऊ का मतलब होता है बड़े भाई। ठीक है, और बड़े भाई का दर्जा किसे मिलता है? बलराम को मिलता है, बलराम को। और प्यारे बच्चों बलराम ने अपने हरियाणा के एक क्षेत्र में एक पुलम्बसुर नाम के राक्षस का वध करके वहां के लोगों को उस राक्षस के जाल से छुड़वाने का काम किया था। और बच्चों उसी पुलम्बासुर राक्षस के नाम पर अपने उस हरियाणा क्षेत्र का नाम है पलवल। क्या है? पलवल। और इसी पलवल के अंदर प्यारे बच्चों एक गांव है बंचारी। कौन सा गांव? बंचारी गांव। और इसी पलवल के बंचारी गांव में बना हुआ है कौन सा मंदिर? दाऊ जी का मंदिर, जो किसको समर्पित है? बलराम को समर्पित है। और मेरे प्यारे बच्चों बलराम के लिए ही लगता है कौन सा मेला? बलदेव छठ का मेला। बलदेव छठ का मेला भी प्यारे बच्चों जो आयोजित किया जाता है फरीदाबाद और पलवल जिलों के कई गांवों के अंदर, ये भी प्यारे बच्चों बलराम की याद में, क्योंकि बलराम का बल और प्यारे बच्चों बलदेव का बल बिल्कुल आपको पैरेलल रखना है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ठीक है मेरे बच्चों, चलिएगा फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस आयोग के एक सदस्य ने चंडीगढ़ सहित खरड़ तहसील को हरियाणा में शामिल करने के विरुद्ध मत प्रकट किया था? मेरे प्यारे बच्चों वो कमीशन कौन सा था? बलवंत तायल कमीशन था, फजल अली कमीशन था, जेसी शाह कमीशन था, या सच्चर कमीशन था? आप सभी जानते हैं हरियाणा और पंजाब की सीमा का निर्धारण करने के लिए एक कमीशन बनाया गया था, उसी को हम बोलते हैं सर बॉर्डर कमीशन। बॉर्डर कमीशन, बॉर्डर कमीशन को हम हिंदी में क्या बोलेंगे सर? सीमा आयोग बोलेंगे। और इस सीमा आयोग का गठन किया गया था किसकी सिफारिश पर? सर सिफारिश थी एक सरदार की, नाम था उसका हुकुम सिंह। सिफारिश थी एक सरदार की, नाम था उसका हुकुम सिंह। और सरदार हुकुम सिंह उस समय तीसरी लोकसभा के स्पीकर हुआ करते थे। और इन्होंने तीन सदस्यी प्यारे बच्चों
एक कमीशन बनाया जो हरियाणा और पंजाब की सीमा का निर्धारण करेगा। इन 3 सदस्यों को जिम्मेदारी दी गई, जिसमें एक जयंतीलाल छोटेलाल शाह गुजरात के रहने वाले थे मेरे प्यारे बच्चों, जेसी शाह, ठीक है। दूसरे कौन थे? एस दत्त, कौन थे? एस दत्त। तीसरे कौन थे? एम फिलिप, कौन थे? एम फिलिप। प्यारे बच्चों, जब चंडीगढ़ और खरड़ को लेके कोई भी फैसला नहीं हुआ, इन तीनों के बीच भी आपसी सहमति नहीं हुई, तो फिर प्यारे बच्चों वोटिंग हुई थी, और वोटिंग में एस दत्त नाम के एक व्यक्ति ने, जो इसी कमीशन का पार्ट था, इसने प्यारे बच्चों चंडीगढ़ और खरड़ को पंजाब में शामिल किए जाने के लिए वोट कर दिया था। तो ये वोट हरियाणा के क्या होगा? खिलाफ होगा, ठीक है, बिल्कुल। तो ये कमीशन कौन सा था? ये सीमा आयोग था। सीमा आयोग के अध्यक्ष जेसी शाह होने के कारण इसे हम बोल देते हैं सर जेसी शाह आयोग, ठीक है। ऑप्शन सी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। बताइएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि पंचायती राज संस्थान में चुनाव के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने के लिए हरियाणा राज्य विधानसभा ने हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015 कब पारित किया था? ऑप्शन ए 10 सितंबर 2015, ऑप्शन बी 1 सितंबर 2015, ऑप्शन सी 10 अक्टूबर 2015, ऑप्शन डी 7 सितंबर 2015। बताइएगा मेरे बच्चों, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फिर क्या होगा? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फिर क्या होगा? सर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 2015 तो है। राजस्थान के बाद अपना हरियाणा ही पंचायती राज के अंदर शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला दूसरा राज्य भी बना, ये भी आपको पता है। लेकिन प्यारे बच्चों 2015 तो चारों ऑप्शन में है, सितंबर महीने का भी आपको पता होगा, बस तारीख से आपका क्वेश्चन ठीक होगा ये, और जिसको तारीख पता होगी प्यारे बच्चों वो ले जाएगा सिलेक्शन 1 नंबर के साथ 7 सितंबर 2015। ऑप्शन डी क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, है ना। जो भी आपको नए नए क्वेश्चन लगे वो कॉपी के अंदर आपको नोट करते जाना है। आपको जो भी नया क्वेश्चन लगे, जो पुराना क्वेश्चन लगे, आपको जो आता हो मेरे प्यारे बच्चों, वो कॉपी में लिखना नहीं है आपको, लेकिन आपको एक नया क्वेश्चन लगे तो तुरंत उस क्वेश्चन को आपको कॉपी के अंदर नोट कर लेना है, ठीक है। 7 सितंबर 2015 को प्यारे बच्चों पंचायती राज के अंदर क्या कर दिया जाता है? एक संशोधन कर दिया जाता है और शैक्षणिक योग्यता निर्धारित कर दी जाती है। अब सरपंच जो होगा वो पढ़ा लिखा होगा, यदि वो जनरल कैटेगरी से आएगा तो प्यारे बच्चों 10वीं पास ही गांव का सरपंच बनेगा। अनुसूचित जाति और महिलाओं के लिए 8वीं पास होना अनिवार्य किया गया। साथ ही साथ जो प्यारे बच्चों महिलाएं होंगी, पंच, सरपंच नहीं पंच, प्यारे बच्चों महिला पंच और अनुसूचित जातियों के लिए 5वीं पास निर्धारित किया गया, 5वीं पास उसे होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों ये 7 सितंबर 2015 को पारित हुआ। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हरियाणा के किस मकबरे को पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अधीन राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? शेख चिल्ली का मकबरा, बू अली शाह कलंदर, शेख फरीद, पीर जमाल। पीर जमाल की दरगाह कहाँ है? पहले तो इनको ही लपेटो। सर पीर जमाल की दरगाह है गोवाना में। गोवाना कहाँ है मेरे बच्चों? जलेबी वाला शहर गोवाना। सोनीपत फिरोज तुगलक के खिलाफ विद्रोह भी हुआ, गोवाना का विद्रोह। बच्चों 12वीं सदी के अंदर पृथ्वीराज चौहान ने दरिया सिंह नाम के एक सेनापति के नाम पर यहाँ पर किला भी बनवा दिया था, जिसे गोवाना का किला भी हम बोलते हैं। बू अली शाह कलंदर की दरगाह कहाँ है? पानीपत के अंदर है मेरे प्यारे बच्चों। ये शेख फखरुद्दीन के बेटे थे, शेख फखरुद्दीन के बेटे थे बू अली कलंदर शाह, ठीक है, बिल्कुल। आगे हम शेख चिल्ली के मकबरे की बात करते हैं। तो ये शेख चिल्ली का मकबरा ही तो है जिसको 1958 के अधीन राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर दिया गया था। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ है सर? थानेसर में है। शेख चिल्ली कौन थे सर? शाहजहाँ के धर्मगुरु थे। इसका निर्माण किसने करवाया था सर? शाहजहाँ के पुत्र दारा शिकोह ने, औरंगजेब का ये भाई था। और दारा शिकोह सर हरियाणा में कहाँ रहा करते थे बच्चों? दारा शिकोह हरियाणा के अंदर पलवल में रहा करते थे, और इसी दारा शिकोह ने शेख चिल्ली के मकबरे का क्या करवा दिया था? निर्माण करवा दिया था मेरे प्यारे बच्चों। ताजमहल के बाद इसको दूसरा सबसे सुंदर मकबरा बताने का काम एक अंग्रेज इतिहासकार ने किया, उसका नाम है डेविस राय। क्या है? डेविस राय। आपको पता होना चाहिए कि आप जो हरियाणा का ताजमहल पढ़ते हो इसे इस अंग्रेज की बदौलत पढ़ते हो। इस डेविस राय ने बताया था कि मैंने पूरा भारत घूमा, लेकिन ताजमहल के बाद सबसे सुंदर जो मकबरा मेरे को लगा वो यही लगा, शेख चिल्ली का मकबरा। शेख चिल्ली का मकबरा मेरे बच्चों, ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिएगा फिर आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है बाबा साक माल की मजार, ये मजार है मेरे बच्चों, ठीक है। तो कई बार टाइपिंग में गलती हो जाती है, तो आप ठीक करते रहिएगा। प्रदेश में कहाँ स्थित है? गोहाना में, फतेहाबाद में, कैथल में या रोहतक में? बच्चों ये जलेबी वाले शहर में तो नहीं है, ये कहाँ है? ये हनुमान की जन्म स्थली वाले शहर में है। अब हनुमान की जन्म स्थली हम बोलते हैं कैथल को, और हनुमान का जन्म यहीं पर हुआ था। ये बात कौन बताता है? ये बात हमें एक पुराण बताता है, और उस पुराण का नाम मेरे बच्चों क्या है? सर वायु पुराण है। कौन सा पुराण है? वायु पुराण है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा सर? ऑप्शन सी होगा। चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चों कि जिला कुरुक्षेत्र में स्थित ज्योतिसर सरोवर के निकट एक कृष्ण अर्जुन रथ तथा शंकराचार्य के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाराज दरभंगा ने, काम कोटि पीठ के शंकराचार्य ने, कश्मीर के राजा ने, या स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज ने? स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज ने तो बनवाया था एक डेरा, जिसे बोलते हैं बाबा काली कमली वाले का डेरा। बाबा काली कमली वाले का डेरा। बाबा काली कमली वाले का डेरा मेरे बच्चों किसने बनवाया था? सर स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज ने, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा शंकराचार्य। ऑप्शन जो बी है प्यारे बच्चों, वो हमारे इस क्वेश्चन का क्या है सर? करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा मेरे बच्चों? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आज का अपना जो ये सेशन होता है मेरे बच्चों, ये होता है कंप्लीट। आप लोग कल से, आज से तो आप लोग जुड़ ही चुके हो, ठीक है। तो कल से भी प्यारे बच्चों, अब ये जो सेशन है हमारा, ये लगातार आगे बढ़ेगा, बिल्कुल कंटिन्यू हम आगे बढ़ाएंगे सेशन को। तो रात को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक जेबी क्लासेस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप जुड़िएगा हरियाणा जी के लाइव सेशन में। और मेरे बच्चों फिर 9:30 यानी कि अब आधे घंटे का गैप है, खाना वगैरह खा लीजिएगा। 9:30 से लेकर 11 बजे तक प्यारे बच्चों एग्जाम मंच यूट्यूब चैनल के ऊपर भी मैं आपको इंडिया जी के और प्लस में हरियाणा जी के, जिसके साथ साथ कृषि पशुपालन IPC धाराएं, इनसे संबंधित क्वेश्चन भी आपको मैं कवर करवा रहा हूं। तो जेबी क्लासेस के साथ साथ आप एग्जाम मंच पर भी जुड़िएगा, और एग्जाम मंच के बच्चों को मैं कल जेबी क्लासेस के ऊपर भी लेके आने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बच्चों का भला होना चाहिए, कहीं पर भी जाके पढ़ना पड़े, ठीक है। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जब ये चीजें मिल रही है और इतनी बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिल रही है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से कवर करने भी आने चाहिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, गुड लक। कल फिर मिलेंगे इसी जगह इसी समय आपके अपने जेबी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। बाय बाय।